अच्छा, इसके अलावा वाइट डॉट सिंड्रोम में याद रखिएगा इन्फ्लामेशन सिर्फ जो है आई तक ही कन्फाइंड होगी, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, क्यों हो रहा है वाइट डॉट सिंड्रोम, याद रखिएगा कि इसमें बहुत सी थ्योरीज हैं जो कि जिसमें इन्फेक्शन, एलर्जिक और ऑटो इम्यून कॉजेज आ जाते हैं। क्लासिकली ये वाइट डॉट सिंड्रोम में नंबर 1 आता है अक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी, ठीक है, पिगमेंट एपिथेलियोपैथी। इसके अलावा इसमें बर्ड शॉर्ट कोरियोरेटाइनोपैथी आ जाता है। ये हम आगे वाले जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल इवेनिसेंट वाइट सिंड्रोम। अच्छा, इसमें जो हमने सबसे पहले कहा ना कि क्लासिकली वाइट डॉट सिंड्रोम में अक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी आता है, इसको हम APM PPE भी कहते हैं। तो ये इन्फ्लामेटरी कोरियोरेटाइनोपैथी है जिसमें ब्लर विजन और सेंट्रल पैरासेंट्रल स्कोटोमास बन जाते हैं पेशेंट को, जो कि फ्लू लाइक प्रोड्रोम सिम्टम्स के साथ हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही बस याद रखिए। इसके अलावा बर्ड शॉर्ट कोरियोरेटाइनोपैथी, इसमें भी ये वाइट डॉट सिंड्रोम होता है। इसको हम बर्ड शॉर्ट कोरियोरेटाइनोपैथी या सिंपली बर्ड शॉर्ट यूवीआइटिस भी कहते हैं या विटिलिजिनस कोरियोरेटिनाइटिस भी कह सकते हैं। ये असल में एक रेयर टाइप का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी आई डिजीज़ है जो कि विजन लॉस या इवन ब्लाइंडनेस करवा देती है, ठीक है। तो उसमें भी हमें वाइट डॉट लेशन मिल सकती है। ये भी एक अनकॉमन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है रेटाइना की, जो कि टिपिकली अदरवाइज हेल्दी यंग फीमेल्स को अफेक्ट करती है उनके सेकंड या फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ में। इसमें ज़्यादातर उनको मतलब प्रेजेंटेशन में पैरासेंट्रल स्कोटोमास, फ्लोटर्स, डिस्क्रोमेटोप्सिया और ये इस तरह की कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो वैसे तो आगे हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं जिनमें वाइट डॉट सिंड्रोम हो रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें अक्यूट जोनल अकल्ट आउटर रेटाइनोपैथी जो है उसमें भी हमें वाइट डॉट लेजन मिलती है। ये एक रेयर कंडीशन है जो कि इसमें भी विजन लॉस होता है, तो पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट, ब्लाइंड स्पॉट और ब्लर विजन जो है सिम्टम्स उसको मिलते हैं। इसके अलावा मल्टीफोकल कोराइडाइटिस एंड पैन यूवीआइटिस में भी हमें वाइट डॉट लेजन मिलेंगी। पंक्टेड इनर कोराइडाइटिस में भी, ये भी जो है एक क्रोनिक रेयर डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन जो है वो सेंसिटिव साइड इनेबलिंग स्ट्रक्चर्स में होगी एट द बैक ऑफ द आई। इसको PIC भी शॉर्ट कहते हैं हम, ठीक है, PIC। इसके अलावा सर्पिजिनस कोराइडाइटिस में भी हमें वाइट डॉट सिंड्रोम मिलता है। ये भी इंट्राओकुलर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें जियोग्राफिक पैटर्न ऑफ कोराइडाइटिस होता है, टिपिकली एक्सटेंड करता है पेरीपेपिलरी एरिया से लेके और अफेक्ट करता है ओवरलाइंग वाली जो रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसको भी और आउटर रिटाइना को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको हम सर्पिजिनस कोराइडाइटिस कहते हैं। तो हम रिटाइना वाली चैप्टर में भी इसको डिटेल में देखेंगे। तो यानी ये सारी जो मैंने आपको बताई ये क्लासिकली वाइट डॉट सिंड्रोम जो है इसमें आता है, ठीक है। उसमें हमें वाइट डॉट सिंड्रोम में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसकी इटियोलॉजी हो गई वाइट डॉट सिंड्रोम की। नेक्स्ट आता है हमारे पास अक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी। हमने कहा ना वाइट डॉट सिंड्रोम इसमें आता है, नंबर 1 पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, APM PPE। तो इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो असल में ये APM PPE शॉर्ट हम कहेंगे। ये होता क्या, ये इडियोपैथिक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और बायोलेटरली दोनों साइड्स पे होता है, दोनों सेक्सेस को इक्वली अफेक्ट करता है और HLA-B7 के साथ इसकी एसोसिएशन है एज वेल एज HLA-DR2, ठीक है। HLA भी याद होनी चाहिए। और ये इसमें ना एक ये इम्यून ड्राइवन वास्कुलर एल्ट्रेशन है, ठीक है, वेसल्स को इम्यून ड्राइवन अफेक्ट होगा। तो क्लिनिकल फीचर में इसमें तकरीबन ये 3rd and 4th डिकेड ऑफ लाइफ में होती है कंडीशन और 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है उनको फ्लू लाइक इलनेस होती है, उसके बाद उनको ये सिंड्रोम होगा। सडन ऑनसेट ऑफ बायलेटरल दोनों साइड पे एसिमेट्रिक याद रखिएगा विजुअल लॉस होता है जो साथ में सेंट्रल एंड पैरासेंट्रल स्कोटोमा के साथ एसोसिएटेड होगा। वेरी माइल्ड इनको एंटीरियर यूवीआइटिस भी होगा एज वेल एज विट्राइटिस, विट्रस की भी इन्फ्लामेशन होगी। इस तरह के पेशेंट की फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स जो है हमें क्या मिलेंगी, हमें मल्टीपल बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े फ्लैट येलो वाइट डीप प्लेकॉइड लेजन्स नज़र आएंगी एट द लेवल ऑफ रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, जो अपने साइज़ में भी वेरी करेंगे, यानी 1 to 2 डिस्क एरियाज को जो है इतने होंगे 1 to 2 डिस्क एरियाज और लोकेटेड थ्रू आउट द पोस्टीरियर पोल टू द इक्वेटर तक, यानी पोस्टीरियर पोल से लेके इक्वेटर तक जो है ये लोकेटेड होंगे। इस फिगर में भी देखें APM PPE दिखाया गया है, कलर्ड फंडस फोटोग्राफ है। ये देखें यहाँ पे ये हमें येलोइश से प्लेकॉइड पेजेस नज़र आ रहे हैं, जबकि अब अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये लेफ़्ट आई में, वो राइट आई थी, ये लेफ़्ट आई में हमें येलोइश से प्लेकॉइड पैचेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पैचेस मिलेंगे। इसके अलावा लीजन्स जो है ना ये खुद ही रिजॉल्व कर जाएंगे, याद रखिएगा 2 से 6 हफ्तों के अंदर, और पीछे एक परमानेंट सा वेल डिफाइंड एल्ट्रेशन रह जाएगी हमारी रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम में जो कंसिस्ट करेगी एरिया ऑफ डी पिगमेंटेशन,
ठीक है, इस तरह का एरिया छोड़ जाएगी जब ये रिजॉल्व हो जाएगा। पेपिलाइटिस याद रखिएगा, और सिस्टोइड मैक्यूलर इडीमा भी इसमें हो सकता है, ठीक है, APM PPE में। कैसे डायग्नोस करना है कि पेशेंट को अक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकोइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी हुई है, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो सारी एक्सप्लेन की उस पर डिपेंड करता है, इन सारे फीचर्स पे अगर ये हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है ना फ्लोरोसेंस फंडोस्कोपिक एंजियोग्राफी जब करेंगे ना, तो उसमें हमें एक्टिव लेजन जो है वो अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस शो करेगी। पहले हमें अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस यानी ब्लॉकेज हुआ है, और एसोसिएटेड होगा नॉन परफ्यूजन ऑफ द कोरियो कैपिलरीज, एंड देन हमें लेट हाइपरफ्लोरेसेंस मिलेगा, स्टेनिंग ऑफ द प्लेकोइड लेजन, हाइपरफ्लोरेसेंस। तो अगर हम ये फिगर देखें A एंड B 5.2 तो इसमें देखिए APM PPE में फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी की गई है एट्रियोवेनस फेज के साथ। तो अर्ली में हमें राइट आई में देखें हाइपोफ्लोरेसेंस, हाँ अर्ली में हमें हाइपोफ्लोरेसेंस देखिए ये एरिया नज़र आ रहे हैं, और राइट आई के यहाँ पे लेफ़्ट आई में ये हाइपोफ्लोरेसेंस एरिया है। उसके बाद APM PPE फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी जो लेट फेज़ में अब हाइपो के बाद हाइपर हो गया है। देखिए ये हाइपर फ्लोरेसेंस के बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लोरेसेंस वाले एरिया नज़र आ रहे हैं, और मैक्यूलर इडीमा भी विजिबल है। ये लेफ्ट आई में भी हाइपर फ्लोरेसेंस। तो ये लेट में याद रखिएगा कि हाइपर फ्लोरेसेंस होगा, लेकिन अर्ली में हमें हाइपो फ्लोरेसेंस FFA पे मिलेगा। जो अर्ली में हाइपो हो रहा है ना, हाइपोफ्लोरेसेंस, वो साथ में नॉन परफ्यूजन ऑफ कोरियो कैपिलरीज के साथ एसोसिएट होगा। ICGA जब हम करेंगे तो उसमें हमें नॉन परफ्यूजन ऑफ कोरियो कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है, उनकी परफ्यूजन नहीं हो रही। और OCT में जो है हम मैक्यूलर इडीमा की असेसमेंट के लिए OCT कर सकते हैं। ICGA मैंने आपको बताया आइडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, और OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ये मैक्यूलर इडीमा के लिए कर रहे हैं, और ICGA हम नॉन परफ्यूजन ऑफ कोरियो कैपिलरीज के लिए। OCTA जो है हमें नॉन परफ्यूजन ऑफ द कोरियो कैपिलरीज शो करेगा। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो APM PPE जो डिसऑर्डर है इसमें हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस मिलती है? माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है पेशेंट को, या आगे जाके एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट करवा सकता है, इवन वास्कुलर शीथिंग भी हो सकती है। तो कैसे ट्रीट करना है जल्द से जल्द इसको? हमने स्पॉन्टेनियसली, वैसे तो खुद ही 2 से 3 महीनों के अंदर पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, और उनको एक्सट्रीमली बहुत अच्छी जो है गुड प्रोग्नोसिस होती है, विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द सेंट्रल विजन भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं होता। लेकिन सिस्टेमिक जो स्टेरॉइड थेरेपी है ये हम कंसीडर करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनमें हमें इस तरह का मैक्यूलर इडीमा जब मिल जाए तो हम सिस्टेमिकली स्टेरॉइड्स देंगे, और साइक्लोस्पोरिन देंगे। अगर ये स्टेरॉइड थेरेपी जो है अगर किसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं देने हमने स्टेरॉइड्स, तो हम साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। दैट्स इट। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। अच्छा, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। डेफिनेशन है, ये डिजीज़ है जिसमें लॉस ऑफ बॉडीज़ सेलुलर इम्यूनिटी हो जाती है, ग्रेटली लोअरिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड मेलिग्नेंसी। ठीक है, इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी से रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि बॉडी का जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो लॉस हो गई है इसमें। ठीक है, ऐसी डिजीज़ है, इसको हम एड्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ। अच्छा, तो हम इसके अलावा कह सकते हैं कि ये डिज़ीज़ है इम्यून सिस्टम की। क्यों हुई है? ड्यू टू द इन्फेक्शन विथ HIV के साथ इन्फेक्शन हो गया, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया है CD4T लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, CD4T सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे इम्यून सिस्टम के। तो इससे क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड मेलिग्नेंसी जो है वो कम हो गई है, हम उससे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ना तो इन्फेक्शन से ना मेलिग्नेंसी। तो इसको हम कहते हैं एड्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो है कॉज होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से। HIV वायरस ये एक RNA रेट्रो वायरस है जो हमारे CD4+ हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को जाके इन्फेक्ट करता है। अब हमारे अगर ये CD4T लिम्फोसाइट्स लॉस हो गए तो प्रोफाउंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी, और सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि नॉर्मली तो नहीं होते, हम प्रिवेंट हो रहे होते हैं इन्फेक्शन से, लेकिन सारे इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अब हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है और उनको आगे अफेक्ट करें पेशेंट को। ठीक है, तो अब जो स्प्रेड है HIV वायरस का कैसे होता है, याद रखिएगा कि ये ट्रांसमिट होता है सबसे पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड फीमेल एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। इसके अलावा कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये स्प्रेड होगा, हाइपोडर्मिक नीडल्स यूज़ करने से, और मदर से चाइल्ड की तरफ भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या इवन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी ये HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो इसमें ना कुछ ऑफ्थेल्मिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन पहला साइन हो सकती है सिस्टेमिक HIV इन्फेक्शन की। तकरीबन 70% जो एड्स के पेशेंट हैं ना, जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द ओक्यूलर लेजन्स जिनको हैं और कॉम्प्लिकेशन,
तो वो तकरीबन इस तरह के 70% एड्स के पेशेंट होते हैं। आइलिड में उनको क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, कपोसी सार्कोमा, मल्टीपल मोलस्कम एंड हर्पीज जोस्टर, ठीक है। कंजक्टिवा इस तरह के पेशेंट्स की, उनमें भी हमें कपोसी सार्कोमा सेल इसके अलावा मिलेंगे और माइक्रोवास्कुलोपैथी मिलेगी। केरेटो कंजक्टिवाइटिस सी का ड्राई आई सिंड्रोम होगा। कॉर्निया इस तरह के पेशेंट्स की जो है उनमें फंगल या वायरल कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। एंटीरियर यूवियाइटिस याद रखिएगा, जिसमें आयरिस की इन्फ्लामेशन, आयराइटिस बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होती है एड्स के पेशेंट में, ठीक है। रेटाइना में आपने जो है आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, एक तो नॉन इन्फेक्शस HIV रिलेटेड रेटाइनल माइक्रोएंजियोपैथी, दूसरी इन्फेक्शस रेटाइनल कंडीशंस होती हैं। नॉन इन्फेक्शस में आपने रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन होती है इन द पेशेंट विद एड्स, जो कि 70% ऑफ द पेशेंट में डेवलप करती है। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टराइज हुआ है कि कॉटन वूल स्पॉट्स, ये असल में ओपेक फ्लफ़ी वाइट पैचेस होते हैं रेटाइना ऑफ द आई पे, जो कि एबनॉर्मल फाइंडिंग कंसीडर किए जाते हैं फंडस एग्जामिनेशन पे, ठीक है। कॉटन वूल स्पॉट ये हमें इसमें मिलते हैं एड्स वाले पेशेंट्स में। इस तरह के बिल्कुल होते हैं जिस तरह आपको ये फिगर में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। कॉटन वूल स्पॉट वाइट कलर के फ्लफ़ी, और इसके अलावा इनको माइक्रो एनोरिज्म्स होंगे, रिटाइनल हेमरेज हो सकता है, रोथ स्पॉट्स। ये रोथ स्पॉट जो है ना, ये वाइट सेंटर्ड रिटाइनल हेमरेजेस होते हैं, ठीक है, या रिटाइनल हेमरेजेस, जो कि हमें बहुत सी मेडिकल कंडीशंस में मिलते हैं, इसमें भी मिल रहे हैं एड्स में। इस तरह के ये हेमरेज की तरह के स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, रोथ स्पॉट। टेलेंजेक्टिक जो है वास्कुलर चेंजेस भी मिलेंगे, जो टेलेंजेक्टेसिया में होती है, वेसल्स डायलेट कर जाती है, और एरियाज ऑफ कैपिलरी नॉन परफ्यूजन भी मिलेंगे, जिनको कैपिलरी परफ्यूज नहीं कर पा रही। कॉटन वूल स्पॉट जो हमने कहा लेस देन 500 माइक्रोन्स के होते हैं, विद दी फेदर्ड एजेस होंगे उनके, बिल्कुल फ्लफ़ी से फेदर्ड एजेस होंगे उनके। तो ये मोस्ट टिपिकल फीचर है, और ये 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो है डिसअपियर कर जाता है कॉटन वूल स्पॉट एड्स के पेशेंट में, ठीक है। याद रखिएगा, नॉन इन्फेक्शस HIV रिलेटेड माइक्रोएंजियोपैथी है ये। देन इसकी फिगर भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को, 12.53 में ये दिखाया गया कॉटन वूल स्पॉट जिनके फेदरी से एजेस हैं एड्स रिटाइनल लीजन में। और इन्फेक्शस क्या हमें मिलेंगी, तो इन्फेक्शस जो रिटाइनल कंडीशंस हैं वो उसमें रेटिनाइटिस आ जाता है, जो क्यों हो रहा है, साइटोमेगैलोवायरस की वजह से रेटाइना की इन्फ्लामेशन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फंगल रेटिनाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस एंड साइफिलिस। तो साइटोमेगैलोवायरस आपने याद रखना है, बहुत ही कॉमन इंट्राओकुलर इन्फेक्शन है जो कि एड्स के पेशेंट्स को होता है। कोरोइडल इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें मिलेंगे कोरोइड के अंदर, जो कि डीप येलो या फिर वाइट लेशंस की तरह हमें नज़र आएंगे। क्यों हुए हैं ये कोरोइडल इन्फिल्ट्रेट, न्यूमोसिस्टिस कार्नी इन्फेक्शन की वजह से, या कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, ट्यूबरक्लोसिस, साइफिलिस। ऑर्बिट में हम ऑर्बिटल मैनिफेस्टेशन HIV की क्या होंगी, एक तो उसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा पेशेंट को, और ऑर्बिटल लिम्फोमा, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो कैसे आप डायग्नोस करना है HIV को, डायग्नोसिस HIV के हम करते हैं, एक तो हमें एंटीबॉडीज़ टू HIV जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है, और या फिर हम डायरेक्ट डिटेक्शन करेंगे HIV की, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की, या तो डायरेक्ट डिटेक्शन या एंटीबॉडीज़ के थ्रू। तो एलिसा टेस्ट जो है ये HIV एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है और उसको कंफर्म करता है, जबकि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट याद रखिएगा ये HIV एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, और ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम कंफर्म करें एलिसा के रिज़ल्ट, ठीक है। एलिसा को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट में CD काउंट अगर हमें लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब मिले तो हम इसको कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को HIV इन्फेक्शन है, क्योंकि उसको जो है ये इन्फेक्शन जो है वो हमारे CD4 T हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करता है, तो वो कम हो गए, दैट मीन्स इट्स इन्फेक्शन। तो अब ये लास्ट में टेबल है जिसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवियाइटिस, ठीक है। तो एंटीरियर में भी एक्यूट एंड क्रोनिक है, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर सबका जो है डिफरेंस गिवन है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो अब याद रखिएगा, इसमें देखिए अक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस और क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस। अक्यूट एंटीरियर वाली नॉन ग्रेन्युलोमेटस है, और क्रोनिक हमने कहा ग्रेन्युलोमेटस, जबकि इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवियाइटिस में भी सिम्टम्स गिवन है। तो ऑनसेट आपने याद रखना है कि अक्यूट एंटीरियर वाली जो अक्यूटली होगी, लेकिन बाकी सारे इंसीडियसली होगी, यानी कि इन ग्रेजुअल सटल वे में ऑनसेट होगा इनका, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ, ठीक है, इंसीडियस ऑनसेट इसको कहते हैं। पेन आपने याद रखना है कि इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवेटिस में बिल्कुल भी पेन की कंप्लेन नहीं होगी पेशेंट को, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन अक्यूट में होता है, और क्रोनिक में बहुत ही थोड़ा पेन होगा। फोटोफोबिया भी जो है सेम ही है, जिस तरह पेन है, यानी अक्यूट में ज़्यादा हो रहा है, क्रोनिक में स्लाइड सा, लेकिन दोनों में इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर में पेन नहीं होगा, फोटोफोबिया और पेन दोनों नहीं होंगे।
विजन जो है ना, आपने याद रखना है चारों कंडीशन में विजन पेशेंट का ब्लर होगा। फ्लोटर्स भी याद रखिएगा कि अक्यूट और क्रोनिक में नहीं होंगे फ्लोटर्स, लेकिन बाकी इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवेटिस में दोनों में पेशेंट को फ्लोटर्स की भी कंप्लेन होगी। साइंस हमें क्या मिलेंगे, आपने याद रखना है कि विजन जो है हमने कहा कि चारों में ही रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। सीलियरी कंजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवेटिस में सीलियरी कंजेशन नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सीलियरी कंजेशन अक्यूट में और थोड़ी सी क्रोनिक में होगी। कैरेटिक प्रेसिपिटेट हमने डिस्कस किए थे, तो वो अक्यूट में फाइन एंड मीडियम साइज़ के होंगे, लेकिन मटन फैट वाला क्रोनिक यूवेटिस में, और इंटरमीडिएट में भी मिल्ड होंगे और एब्सेंट होंगे पोस्टीरियर यूवेटिस में। एक्वस फ्लेयर एंड सेल्स भी जो हैं वो एब्सेंट पोस्टीरियर में होंगे, इंटरमीडिएट में फेंट होंगे फ्लेयर्स एंड सेल्स, बहुत ज़्यादा अक्यूट में और क्रोनिक में माइल्ड। पोस्टीरियर साइनिक एडिशन फॉर्मेशन दोनों में अक्यूट में भी हो रही है, क्रोनिक में भी, लेकिन बाकी दोनों में इंटरमीडिएट पोस्टीरियर में साइनिक एडिशन फॉर्मेशन नहीं होती। आयरिस नोड्यूल हमने डिस्कस किया था कि वो सिर्फ क्रोनिक में ज़्यादातर हमें यूजुअली मिलता है, क्रोनिक एंटीरियर यूवेटिस में, ठीक है। आयरिस नोड्यूल, बाकी सारी कंडीशन में नोड्यूल नहीं होगी। विट्रस जब हम देखेंगे तो उसमें हमें अक्यूट में जो है सेल्स मिलेंगे एंटीरियर विट्रस के अंदर, क्रोनिक में भी सेल्स मिलेंगे एंटीरियर विट्रस में, इंटरमीडिएट में विट्रस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी विट्राइटिस हो जाएगा, और पोस्टीरियर यूवेटिस में भी बहुत ज़्यादा विट्राइटिस होगा, बाकियों में हमें सेल्स मिलेंगे। देन फंडस है तो यूजुअली अक्यूट में नॉर्मल ही होता है, क्रोनिक में जो है डिस्क और मैक्युलर एडिमा मौजूद हो सकता है, इंटरमीडिएट में भी आपने याद रखना है कि डिस्क और मैक्युलर एडिमा मौजूद हो सकता है, और देन पोस्टीरियर जो यूवेटिस है उसमें फाइंडिंग जो है पार्टिकुलर डिजीज़ की ऑलवेज प्रेजेंट होंगी। देन कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ लास्ट में, तो अक्यूट एंटीरियर यूवेटिस में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं मिलती, लेकिन बाकी सारी क्रोनिक इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर में हमें फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं, जो सारी हमने इंडिविजुअली डिस्कस की। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, विच वॉज द चैप्टर नंबर 12 यूवीएल ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम रेड आई चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे।